Assalamu alaikum students, we are going to start a new topic, or we are going to start a unit 62 which is on the page number 124 in your resource packs. So this unit is related to verb, the position of the verb. So here we will see the structure in a sentence, यानी कि आप हम देखेंगे कि सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर में प्रपोजिशन जो है वो कहाँ कहाँ पर जो है एक सेंटेंस में जो है एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में वेयर यू कैन यूज़ द प्रपोजिशन एट विच प्लेसेस यू कैन यूज़ प्रपोजिशन को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. सो स्ट्रक्चर नंबर 1 जो है that is about that in a sentence after a verb, यानी कि first you will use the verb, then the preposition, and then at the end of a sentence you will use object. You know that a sentence cannot be completed without a verb. So first अगर हम किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें से पहले ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, और पहले एक सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है. ठीक है जी. अब यहाँ पर जो है, अब मैं ये कह रही हूँ कि सबसे पहले जो है आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, और वर्ब के बाद समटाइम्स वी यूज़ प्रपोजिशन, और आफ्टर द प्रपोजिशन वी यूज़ ऑब्जेक्ट. इट मीन्स दैट इन सिंपल वर्ड्स और इन अदर वर्ड्स प्रपोजिशन इज़ यूज्ड इन सम सेंटेंसेस बिटवीन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, वर्ब प्लस प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर आप जुमला देखें कोई, वी टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम, वी टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम. अगर आप इस जुमले के स्ट्रक्चर का जो है इस सेंटेंस स्ट्रक्चर का एनालिसिस करें तो वी टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम. अब इसमें आप देखें वी इज़ अ सब्जेक्ट, टॉक्ड वर्ब है, अबाउट इज़ अ प्रपोजिशन, एंड द प्रॉब्लम जो है वो एक ऑब्जेक्ट है. सो हियर यू कैन सी दैट टॉक्ड वर्ब है, वर्ब के बाद प्रपोजिशन लगी हुई है, और उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट है. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर कि जिसमें आप पहले वर्ब यूज़ करेंगे, वर्ब के बाद प्रपोजिशन आएगी, और बाद में जो है वो ऑब्जेक्ट आएगा. सिमिलरली एक और एग्जांपल है, यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक, या यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर वट यू सेड. यू मस्ट अपोलोजाइज, अगर आप पहला जुमला देखें, फॉर यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक. अब इसमें जो है यू कैन सी दैट अब यू जो है वो सब्जेक्ट है, उसको आप छोड़ दें. अभी हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जिसमें वर्ब पहले आएगा, उसके बाद प्रपोजिशन आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा. तो हियर अपोलोजाइज जो है दिस इज़ अ वर्ब, for is a preposition, and your mistake is an object. So in this sentence we use verb के बाद preposition, और उसके बाद जो है you use object. इसी तरह जो है कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, अगर आप देखें स्ट्रक्चर में जो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं उनके फ़ौरन बाद जो है वो प्रपोजिशन आती है. जैसे कि मिसाल के तौर पर और वो एक कंप्लीट सेंस जो है वो कन्वे करते हैं. जैसे जो है वो अप्रूव ऑफ का मतलब ही ये होता है कि जिनको आप ये कहते हैं कि ये फ्रेजल वर्ब भी हैं, क्योंकि ये जो है अप्रूव ऑफ जो है इसके साथ जब तक ऑफ की प्रपोजिशन नहीं लगती तब तक वो एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करता. जब आप अप्रूव के साथ ऑफ का वर्ड लगा देते हैं तो इसका मतलब ऑफ की प्रपोजिशन लगा देते हैं, तो अप्रूव ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो अप्रूव ऑफ करना, इल्ज़ाम लगाना, उसको कि साबित कर देना. डिसाइड अगेंस्ट, अब डिसाइड के साथ जब अगेंस्ट लगता है तो एक कंप्लीट मीनिंग जो है वो कन्वे करता है, जिसका मतलब होता है किसी के ख़िलाफ़ फैसला करना. इसी तरह ड्रीम के साथ हमेशा प्रपोजिशन क्या आती है, ड्रीम ऑफ आती है, और ड्रीम ऑफ का मतलब होता है ख्वाब देखना. आपने अक्सर सुना होगा कि अबाइड बाय, अबाइड के साथ हमेशा प्रपोजिशन क्या आती है, बाय आती है, और अबाइड बाय के साथ अबाइड बाय का इकट्ठा मीनिंग होता है पाबंदी करना. मिसाल के तौर पर वी शुड अबाइड बाय द ट्रैफिक लॉज, हमें ट्रैफिक के कानून की पाबंदी करनी चाहिए. तो ये कुछ प्रपोजिशन ऐसी हैं जो किसी वर्ब के साथ जब लगती हैं तो दे कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग. अभी जब मैंने आपको अप्रूव ऑफ, डिसाइड अगेंस्ट और ड्रीम ऑफ की एग्जांपल दी, इसी तरह आपके रिसोर्स पैक में इट इज़ ऑन द पेज नंबर 124 आप देखेंगे एक टेबल बना हुआ है जहाँ पर ये एग्जांपल्स जो है वो दी हुई हैं, और साथ इसका मीनिंग जो है वो क्लियर. जब आप उन एग्जांपल्स को पढ़ते हैं तो द मीनिंग विल बी मोर क्लियर. अब अगर मैं पहले वाले की बात करूँ अप्रूव ऑफ की, ही डज़ नॉट अप्रूव ऑफ स्वेयरिंग. ठीक है जी, उस पर जो है वो बुरी लैंग्वेज या फाउल लैंग्वेज या स्वेयर करने की जो है वो साबित नहीं हुआ. इसी तरह डिसाइड अगेंस्ट मीन्स जब डिसाइड के साथ अगेंस्ट की प्रपोजिशन लगती है तो इसका मतलब बन जाता है किसी के ख़िलाफ़ फैसला करना. अब अगर इसको जुमले में उन्होंने यूज़ किया हुआ है, वी हैव डिसाइडेड अगेंस्ट मूविंग टू लंडन, हमने जो है वो लंदन सेटल होने या मूव करने के वी हैव डिसाइडेड अगेंस्ट के ख़िलाफ़ फैसला दिया. आई वुड नॉट ड्रीम ऑफ आस्किंग देम फॉर मनी, आई वुड नॉट ड्रीम ऑफ, जी वो कहता है मैं ख्वाब नहीं देखता आस्किंग देम फॉर मनी के मैं उनसे जो है वो पैसों का मुतालबा करूँगा या पैसे जो है वो मांगूंगा.
इसी तरह कुछ प्रपोजिशन उन्होंने दी हुई हैं, जैसे इंसिस्ट ऑन है, फॉरवर्ड टू है, सक्सीड इन है। तो कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ जो है वो ये वाली प्रपोजिशन आती है और उसके बाद वो एक कंप्लीट मीनिंग जो है वो कन्वे करते हैं। तो पहला जो हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा उसमें वर्ब के बाद प्रपोजिशन एंड देन यू यूज़ ऑब्जेक्ट। अब सेकेंडली जो है सम टाइम इट हैपन्स दैट कि इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि आप पहले वर्ब यूज़ करते हैं और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद प्रपोजिशन यूज़ करते हैं और फिर जो है दोबारा से वर्ब जो है इट इज़ फॉलोड विद ING एंड देन जो है आप ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। क्योंकि जो हमने कल डिस्कस किया था यूनिट नंबर 61 और 60, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रपोजिशन के बाद जो वर्ब आता है इट इज़ यूजुअली फॉलोड विद ING फॉर्म। वो उसमें जो वर्ब आता है वो आमतौर पे ING फॉर्म के साथ जो है वो फॉलो करता है। तो अब यहाँ पे जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास पहले वर्ब है, उसके बाद यू विल यूज़ ऑब्जेक्ट, देन प्रपोजिशन और उसके बाद जो है उसके बाद जो वर्ब आएगा इट इज़ फॉलोड विद ING एंड देन यू विल यूज़ ऑब्जेक्ट अगेन। इस तरह से भी अब वो किस तरह से एग्जांपल हो सकती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर दे एक्यूज्ड अस ऑफ टेलिंग लाइज, दे एक्यूज्ड अस ऑफ टेलिंग लाइज। अगर आप इस जुमले का एनालिसिस करें स्ट्रक्चर का तो आप देखें दे क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, एक्यूज्ड क्या है, वर्ब है, अस क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है, टेलिंग अगेन वर्ब विद ING और लाइज जो है अगेन ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से जो है इस तरह से भी जुमले में सेंटेंस स्ट्रक्चर हो सकता है। ये भी एक सेंटेंस स्ट्रक्चर हो सकता है ना। पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या था कि वर्ब प्लस प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, सेकेंडली कि वर्ब उसके बाद आप ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर जो है प्रपोजिशन आती है, उसके बाद फिर वर्ब विद ING फॉर्म एंड देन एट द एंड यू यूज़ अगेन ऑब्जेक्ट। अगर आप एट द एंड जो है, अब इसी तरह एक और एग्जांपल है, वी ऑल कंग्रेचुलेटेड लीजा ऑन विनिंग द फर्स्ट प्राइज़। I repeat, we all congratulated Lisa on winning the first prize. अब इसमें you can see that congratulated it's a verb, Lisa object है, on preposition है, winning verb with ING है, the first prize again object है। एक और एग्जाम्पल देखें, it will be more clear to you. I forgot to thank them for helping me. I forgot to thank them for helping me. अब यहाँ पे आई फॉरगॉट टू थैंक देम। अब टू थैंक, अब यहाँ पे थैंक जो है वर्ब है, देम ऑब्जेक्ट है, फोर प्रपोजिशन है, हेल्पिंग जो है वो वर्ब विद ING और मी अगेन जो है वो ऑब्जेक्ट है। सो दिस इज़ अ सेंटेंस स्ट्रक्चर। सो ये जो फॉलोइंग एग्जांपल हैं, अगर आप जो है बाज़-औक़ात ये होता है यू कैन स्टॉप समबडी डूइंग, और बाज़-औक़ात आपने अगर जुमला जो है वो नेगेटिव में लिखना है तो फिर जो है वो नेगेटिव में भी एक इसकी एग्जाम्पल देख लें। द फॉलोइंग एग्जाम्पल आर विद नॉट और ING, जैसे कि दे एक्यूज अस ऑफ नॉट टेलिंग द ट्रूथ, फिर नॉट जो है वो प्रपोजिशन के बाद आएगा, ठीक है जी। जैसे कि एक्सक्यूज़ मी फॉर नॉट रिप्लाइंग टू योर ईमेल अंटिल नाउ, एक्सक्यूज़ मी फॉर नॉट रिप्लाइंग टू योर ईमेल अंटिल नाउ। तो इसमें अब आप देखें एक्सक्यूज़ मी, अब यहाँ पे जो है मी फॉर नॉट, अब मी जो है यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, और एक्सक्यूज़ वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, फोर जो है प्रपोजिशन है, नॉट रिप्लाइंग अगेन रिप्लाइंग जो है वर्ब विद ING है, और लास्ट पे टू योर ईमेल जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये दो सेंटेंस स्ट्रक्चर थे। अब इसकी एक्सरसाइज पे अगर आप आए यूनिट 62 पे, तो मेरे पास एक्सरसाइज 62.1 है, जिसमें जो है वो स्टेटमेंट ये कह रही है कि कंप्लीट ईच सेंटेंस यूजिंग ओनली वन वर्ड। आपने जो है जुमलों को कंप्लीट करना है एक वर्ड जो है वो यूज़ करते हुए। अब देखें, आई फील लेज़ी, आई डू नॉट फील लाइक डूइंग एनी वर्क, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप डूइंग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई डू नॉट फील लाइक डूइंग एनी वर्क। आई वॉन्टेड टू गो आउट अलॉन बट ज्वाइन जो इंसिस्टेड ऑन, जी इंसिस्टेड ऑन गोइंग विद मी, गोइंग विद मी। वेयर आर यू थिंकिंग ऑफ स्पेंडिंग योर हॉलीडेज दिस ईयर, स्पेंडिंग your holidays this year. We have decided against dash a car, against buying a car because we cannot really afford it. The next is, it's good Dan and Amy are coming to stay with us. I am looking forward to meeting them again. और ये 7, 8, 9 जो आप खुद पढ़ेंगे तो it will be clear to you. 62.2 की जो स्टेटमेंट है वो ये कह रही है कि कंप्लीट स्टेटमेंट जो है वो कुछ यूँ है कि कंप्लीट ईच सेंटेंसेज यूजिंग अ प्रपोजिशन प्लस वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ब इन द करेक्ट फॉर्म। अब प्रपोजिशन के आपने यहाँ से कोई प्रपोजिशन लगानी है इनके साथ, ठीक है जी। प्रपोजिशन आपने खुद चूज़ करनी है
और preposition जो है, preposition के बाद आपने क्या लगाना है, आपने जो verb लगाना है. Obviously preposition के बाद जो verb लगाएंगे वो आप कौन सा लगाएंगे, which will followed by after the preposition. When you use the verb, the verb is preposition is followed by the verb which ends with ing, जो ing के साथ end होगा. अब for example, the driver of the car accused me. अब accused me of causing the accident. अब accused of का मतलब ही इल्ज़ाम लगाना है, ठीक है जी. The driver of the other car accused me of causing the accident. ऊपर आपको word bank दिया हुआ है, आपने word bank में से verb choose करना है. Third sentence is, there is a fence around the lawn to stop people for walking on the grass. The fourth one is, excuse me dash you, but may I ask you something. Excuse me of interrupting you. Excuse me of interrupting you, कि मुझे माजरत चाहता हूँ आपको इंटरप्ट करने में, मुदाखलत करने में, बट मे आई आस्क यू समथिंग, लेकिन क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ. The fifth one is, the man who has been arrested is suspected of using a false passport. Sixth one is, I am fed up with my job, I am thinking of doing something else. So यहाँ पर आपने जो पर वर्ड बैंक आपको दिया हुआ है उसमें से जो आपको वर्ब दिया हुआ है, वर्ब के साथ आप ing लगाएंगे और साथ जो है वो आप उससे पहले जो है वो प्रपोजिशन लगाएंगे. दैट इज़ यूनिट नंबर 62. यूनिट 63 पे आइए. यूनिट 63 जो है इसमें जो है वो जो कैप्शन है वो कह रही है कि एक्सप्रेशंस के बाद जो है वो आप ing लगाते हैं. मिसाल के तौर पे इट्स नो यूज़, इट्स नो गुड या इट्स नो पॉइंट, इनके बाद जो है वो आप वर्ब जो लगाते हैं वो एंड होता है किसके साथ, ing के साथ. इट्स नॉट वर्थिंग, इट्स नॉट वर्दी गोइंग देयर, इट्स नॉट वर्दी सीइंग देयर, इट्स नॉट वर्दी रीडिंग दिस बुक. तो यानी कि जो इस तरह के एक्सप्रेशंस हैं, इट्स नो यूज़, इट्स नो गुड, देयर इज़ नो पॉइंट, इट्स देयर इज़ नो वर्थ, तो उसके बाद जो आप वर्ब लगाते हैं तो उसमें जो है वो आप वर्ब किसके साथ लगाते हैं, ing के साथ लगाते हैं. अब ये आपको पेज दिया हुआ, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें सिर्फ यही बताया गया कि एक्सप्रेशन के बाद जब आप वर्ब लगाते हैं तो उसके बाद जो है वो उसके साथ जो है वो दैट वर्ब इज़ फॉलोड बाय इज़ फॉलोड विद ing. तो वो जो एक्सप्रेशन के बाद जब आप वर्ब यूज़ करते हैं दैट विल एंड विद ing, वो ing के साथ जो है वो एंड होता है. तो अब देखिए इसमें जैसे एक एक्सप्रेशन है इट्स नो यूज़, इसका कोई फ़ायदा नहीं, वो अक्सर यूज़ करते हैं इट्स नो यूज़. देयर इज़ नथिंग यू कैन डू अबाउट द सिचुएशन, सो इट्स नो यूज़ वरिंग अबाउट इट. इसी तरह एक एक्सप्रेशन है इट्स नो गुड, यानी कि ये इतना अच्छा नहीं है. इट्स नो गुड ट्राइंग टू परसुएड मी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि आप मुझे कायल करने की कोशिश करें. देयर इज़ नो पॉइंट इन, ये भी एक एक्सप्रेशन है, इसके बाद भी जो वर्ब लगाते हैं वो ing के साथ लगाते हैं. देयर इज़ नो पॉइंट इन हैविंग अ कार इफ़ यू नेवर यूज़ इट, इसमें कोई पॉइंट नहीं है कि आप कार ख़रीदें अगर आपने इसको इस्तेमाल ही नहीं करना. सिमिलरली देयर वाज नो पॉइंट इन वेटिंग एनी लॉन्गर सो वी लेफ्ट, इसका कोई तुक नहीं बनता था या इसमें कोई पॉइंट नहीं था कि हम मज़ीद जो है वहाँ पे खड़े होकर इंतज़ार करते, सो वी लेफ्ट, चुनाचा हम वहाँ से चले गए. इसी तरह जो एक और एक्सप्रेशन है इट्स नॉट वर्दी, यानी कि इसकी ये इस काबिल नहीं है. जैसे भी मैंने आपको बताया इट्स नॉट वर्दी रीडिंग अ बुक, ये जो है इतनी वर्थ इट्स, यानी कि यू कैन से दैट अ फिल्म इज़ वर्थ सीइंग, या फिर ये जो मूवी है वो देखने के काबिल है. अ बुक इज़ वर्थ रीडिंग, और ये बुक जो है वो पढ़ने के काबिल है. सो इसके बाद इस तरह के जो एक्सप्रेशन हैं उनके बाद जब आप वर्ब लगाते हैं तो यू यूज़ द वर्ब विद ing फॉर्म. अगर आप 127 पेज पर आएँ तो यूनिट 63 की एक्सरसाइज है जिसमें 63.3 जो है मैं एक्सरसाइज वो कर रही हूँ, उसमें आपसे कैप्शन स्टेटमेंट ये कह रही है कि कंप्लीट द सेंटेंसेस, आपने जुमलों को कंप्लीट करना है. एक्सप्रेशन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, आपने उनको जो है वो कंप्लीट करना है, और जब आपने एक्सप्रेशन लगाना है तो ऑब्वियसली उसके बाद वर्ब जो है वो ing के साथ आएगा. फॉर एग्जाम्पल, आई फाइंड इट हार्ड टू रिमेंबर पीपल्स नेम, आई हैव अ प्रॉब्लम रिमेंबरिंग पीपल्स नेम. तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब आप एक्सप्रेशन लिखेंगे कि आई हैव अ प्रॉब्लम, फिर आप क्या लिखेंगे, आई हैव प्रॉब्लम रिमेंबरिंग पीपल्स नेम्स. Lucy managed to get a job. It was not a problem. She had no trouble getting a job. इसी तरह नेक्स्ट वन है it would not be difficult to get a ticket for the game. You would not have any problem getting a ticket for the game. Getting a ticket for the game. The next is, do you find it difficult to understand him? Do you have difficulty understanding him? सो इस तरह से जो है आपने इनको कंप्लीट करना है. अब नेक्स्ट 63.4 में वो कह रहा है
कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग ओनली वन वर्ड ईच टाइम, एक मरतबा आपने एक लफ्ज़ लगाना है, यानी कि वो वर्ड जो है, वो वर्ब जो है विद ING वो आपने रिपीट नहीं करना. एवरी मॉर्निंग आई स्पेंड अबाउट एन आवर डैश द न्यूज़ पेपर, रीडिंग द न्यूज़ पेपर. What's Karen doing? She is going away tomorrow, so she is busy. She is busy in packing. I think you waste too much time dash TV, watching TV. There is a beautiful view from that hill. It's worth dash to the top. It's worth seeing to the top. Just stay calm. There is no point in dash angry. There is no point getting angry. So these are the exercises related to the expressions when we use such expression. मिसाल के तौर पे it's not use, it's no good, और there is no point in, या it's not worthy. तो इन expressions के साथ जो है हम verb जब यूज़ करते हैं इनके बाद, तो वो use the verb with ING. और उसके बाद हमने इससे पहले हमने जो है 62 में सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा. अगर आप 64 यूनिट पर आएँ तो 64 यूनिट पे जो है वो कुछ उन्होंने आपको दी हुई हैं प्रपोजिशन. जैसे कॉमन प्रपोजिशन है टू, फॉर, सो दैट. आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी जो है वो हम गो थ्रू करेंगे. इसमें 64.2 एक्सरसाइज अगर आप पेज नंबर 129 पर देखें, दैट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू इन्फिनेटिव, जो कि हम ऑलरेडी बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि इन्फिनेटिव क्या होते हैं. जब आप वर्ब से पहले टू लगाते हैं तो इट बिकम्स इन्फिनेटिव. तो आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा. इसको हम जूम की क्लास में जब डिस्कस कर लेंगे, हमारा प्रपोजिशन का टॉपिक जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा. थैंक यू.